हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स पार्ट 1, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो देखने के बाद इस पार्ट पर आइएगा। ये सेकंड पार्ट है। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो अगर हम कभी भी कोई ब्रिज बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमें किसी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमने कहीं पर बीम बनाया है, ठीक है, हमने क्या बनाया है, कोई ये सपोज करो ये एक बीम है। बीम मतलब जो आड़े कॉलम्स होते हैं, आड़े कॉलम्स को या आड़े पिलर्स जो होते हैं, आड़े पिलर्स को हम क्या कहते हैं? बीम। और जो खड़े पिलर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉलम। तो कोई भी छत अगर दली हुई है, कोई ब्रिज है, तो उस पर जो आड़े पिलर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? आड़े पिलर्स को क्या कहते हैं? बीम। तो कहीं पर कोई बीम है, उसकी लेंथ हमने कितनी कंसिडर कर ली? L। लेंथ कितनी कंसिडर कर ली? ये उस बीम की लेंथ कितनी है? L। और वो अपने एंड्स पर उसे हमने क्या दिया है? कुछ सपोर्ट। उसकी विड्थ उसकी मोटाई हमने, ये जो मोटाई है उसकी, ये मोटाई कितनी कंसिडर कर ली? उसको हम ब्रेथ कंसिडर बोलेंगे। उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? B। और इसकी ये जो डेप्थ है, डेप्थ कितनी है? D। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है? कॉलम है या एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड। उसकी लेंथ कितनी है क्यूबॉइड की? L। उसकी ब्रेथ मतलब ये जो मोटाई है उसकी, वो कितनी है? B। और उसके डेप्थ मतलब वो नीचे गहरा कितना है, तो गहराई उसकी कितनी है? D है। तो हम अगर उस पर कुछ भी लोड अप्लाई करेंगे, सपोज करो यहाँ पर हमने कुछ लोड अप्लाई कर दिया, तो लोड अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इस टाइप से बेंड हो जाएगा, इस टाइप से कुछ ये बेंड हो जाएगा। तो ये कितना बेंड होगा? हम चाहते हैं कि वो कम से कम बेंड हो और वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर गलती से ये बीम ब्रेक हो गया तो जो ब्रिज है, जो ब्रिज इसके सपोर्ट पर टिका हुआ है, वो ब्रिज टूट जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो ब्रिज है वो ब्रेक ना हो। ये जो बीम है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये इसके ऊपर जितना भी ट्रैफिक जा रहा है उसको भी झेल सकता हो। जो एयर जो फोर्स अप्लाई कर रही है, विंड जो फोर्स अप्लाई कर रही है, उसको भी झेल सके और ये अपने खुद के वेट को भी झेल सके। तो ये सब इसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इन सभी को ये कैरी कर सके। तो हमें पता है कि अगर इस पर कितना वेट अप्लाई हो रहा है, W वेट अगर इस पर अप्लाई होगा तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ऐसा अगर सीधा है तो ऐसा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो ये इसका क्या था? सेंटर पहले यहाँ पर था, अब सेंटर यहाँ पर आ गया, तो इतना ये क्या हो गया? बेंड हो गया। इतना ये जो बेंड हो गया इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? WL³/4BD³ वेयर W इज वेट, L इज लेंथ, B इज ब्रेथ, D इज डेप्थ एंड Y इज यंग मॉड्यूलस। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो इस टाइप से बेंड हुआ है, ये जो सग्स हुआ है, सग्स इसको बोलेंगे हम, क्या इसमें जो सग्स आया है वो कम से कम हो, ये कम से कम बेंड हो, ये कम से कम बेंड हो। तो बेंड कितना होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास WL³/4BD³/Y। तो हम पता है अगर नीचे वाली चीज़ इंक्रीज करते हैं तो ऊपर वाली चीज़ क्या होती है? डिक्रीज। तो हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका यंग मॉड्यूलस क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो कम से कम बेंड होगा, वो कम सख्स होगा, ठीक है। उसकी लेंथ, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका जो बेंडिंग है वो भी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ जब इंक्रीज करते हैं तो इक्वल टू वाली चीज़ इंक्रीज होती है। अपॉन वाली चीज़ जब इंक्रीज करते हैं तो इक्वल टू वाली चीज़ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यंग मॉड्यूलस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यंग मॉड्यूलस अगर ज़्यादा रहेगा तो बेंडिंग कम होगी। डेप्थ अगर ज़्यादा रहेगी तो बेंडिंग
कम होगी, ब्रेथ अगर ज़्यादा रहेगी तो बेंडिंग कम होगी। तो अब हमारे पास तो एक पर्टिकुलर मटेरियल है कि भाई हमारे पास तो 100 kg ही स्टील है, तो क्या करें, बेंडिंग को से अगर बचाना है तो क्या करें, डेप्थ ज़्यादा करें या फिर ब्रेथ ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे पास तो अब ज़्यादा मटेरियल नहीं है। हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि ये ब्रिज का टेंडर हमने पास किया है 100 करोड़ में बन जाना चाहिए, तो हमें हमारे बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एकदम ज़्यादा मटेरियल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो मटेरियल भी पर्टिकुलर यूज़ करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी ब्रेथ इंक्रीज करेंगे या डेप्थ इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करना ज़्यादा रहेगा। देखो, तो अगर हम डेप्थ इंक्रीज करेंगे अपोन में, अगर डेप्थ पहले सपोज करो अगर 1 थी और उसको हम कितना करें 2 टाइम्स, तो अगर डेप्थ डबल करेंगे तो ये जो डेल्टा है वो सिर्फ हाफ होगा। डेप्थ को अगर मैंने डबल कर दिया, 1 से अगर 2 कर दे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसमें 2 से डिवाइड हो गया, मतलब वो कितना हो गया, हाफ हो गया। बी अगर पहले कितना था 1, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, अब बी को अगर हम डबल कर दें तो यहाँ इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो जो भी वैल्यू थी वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। जो भी पहले वैल्यू थी अब वो वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। अब अगर हम ब्रेथ की जगह डेप्थ इंक्रीज करते हैं, अगर हम क्या इंक्रीज कर दें, डेप्थ, तो डेप्थ सपोज करो पहले कितनी थी 1 मीटर, पहले डेप्थ कितनी थी, या 1 जो भी 1 सेंटीमीटर थी जो भी थी, तो पहले जो भी डेप्थ थी, ठीक है, वो वैल्यू। अब इस डेप्थ को हम इंक्रीज करके कितना कर दे 2, तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो पहले जो भी वैल्यू थी उससे अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स कम हो जाएगी, वैल्यू 8 टाइम कम हो जाएगी। तो पहले हमने ब्रेथ को, उसकी मोटाई को, उसके ये जो ब्रेथ है मतलब ये जो मोटाई है वो मोटाई हमने जब डबल की तो डेल की वैल्यू सिर्फ हाफ हुई, और डेप्थ उसकी गहराई को हमने जब डबल किया 1 से अगर 2 किया तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो इसकी वैल्यू कितने टाइम्स डिक्रीज हो गई, 8 टाइम्स। 8 का डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब डेल की वैल्यू 8 टाइम डिक्रीज हो गई। तो हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, डेप्थ इंक्रीज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इसमें बेंडिंग, इसमें सग जो आ रहा है वो कम से कम हो। तो सग अगर हमें कम करना है तो हम ब्रेथ इंक्रीज करने के बजाय क्या इंक्रीज करेंगे, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई को इंक्रीज करेंगे, तो उसकी बेंडिंग कम हो जाएगी। अब सपोज करो ये हमारे पास इतना बड़ा एक कॉलम था, ठीक है, एक इतना बड़ा क्या था हमारे पास, बीम था, तो हमने कहा भाई बेंडिंग इंक्रीज, उसकी डेप्थ इंक्रीज करनी है, तो इतनी डेप्थ कर दी मैंने, पहले इतनी सी डेप्थ थी, पहले गहराई सिर्फ इतनी थी, अब मैंने इतनी ज़्यादा कर दी, अब गहराई इतनी ज़्यादा कर दी। अब अगर हम इस पर क्या करेंगे, अब अगर इस पर फोर्स, कोई वेट अप्लाई करेंगे, वेट अगर इस पर अप्लाई किया तो ये बकलिंग हो जाएगी, इस टाइप से सीधा था, ज़्यादा अगर हम यहाँ से ऊपर से वेट अप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से झुक जाएगा, इस टाइप से, ये सीधा था तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कि हमने इसकी डेप्थ को इतना इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है भाई। डेप्थ इंक्रीज़ करने से अगर डेल्टा डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ कर दिया, तो अब अगर बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करके इस टाइप से अगर हमने कर दिया, ये डेप्थ, इस डेप्थ को इंक्रीज़ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से झुक जाएगा, इस टाइप से, इसमें क्या आ जाएगा, इस टाइप से झुक जाएगा ये, इसमें इस टाइप से ये जो झुकेगा इसको हमने क्या कहा, इसमें बकलिंग आ जाएगी, कि पहले तो बिल्कुल यूँ ऐसा स्ट्रेच था, लेकिन जब ये हमने डेप्थ इंक्रीज़ की तो ये इस टाइप से झुक गया, इस टाइप से क्या हो गया, झुक गया, तो इसको हमने क्या कहा, इसमें क्या आ जाएंगी, बकलिंग आ जाएगी। तो हम चाहते हैं बकलिंग भी ना आए, हम क्या चाहते हैं, बकलिंग भी ना आए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ये जो शेप है कि भाई ये अपना ये डेप्थ है, तो ये डेप्थ है, तो यहाँ पर इसका शेप कुछ इस टाइप से बनाएंगे, इसका शेप इस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से, मतलब इसका शेप कैसा रखेंगे हम, आई शेप, कैसा रखेंगे इसका शेप, आई शेप। तो आई बीम्स बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आई शेप रखने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर ये जो ऊपर है, ये जो सरफेस है, ये उसका शेप कैसा रख दिया है हमने, आई के जैसा शेप रखा है। तो यहाँ पर ऊपर वेट सपोर्ट करने के लिए एरिया इंक्रीज़ हो गया, पहले सिर्फ इतनी जगह पर ही एरिया आ रहा था, अब यहाँ पर हमने एक और प्लेट लगा दी, यहाँ नीचे भी हमने क्या करी, एक और, ये जो मेरा हाथ है सपोज करो इस टाइप की, मैंने एक प्लेट यहाँ भी लगा दी और एक प्लेट यहाँ भी लगा दी, तो ये प्लेट, तो ये शेप कैसा बन गया, आई के जैसा।
तो यहाँ पर वेट कैरी करने के लिए एरिया इंक्रीज हो गया, तो एरिया इंक्रीज होने की वजह से बकलिंग डिक्रीज हो जाएगी, या वो अब इस टाइप से बकल नहीं होगा। इसलिए हमारे जो बीम्स होते हैं, बीम का शेप कैसा होता है, आई के जैसा। बीम का जो शेप है वो किसके जैसा होता है, आई के जैसा। आप यूट्यूब तो नहीं, आप गूगल पर सर्च कीजिए पिक ऑफ रेलवे ट्रैक, तो उसमें देखेंगे कि जो रेल की जो पटरियाँ होती है उन पटरियों का शेप भी कैसा होता है, आई के जैसा। कि एक पूरी सीधी लाइन होती है, उसके ऊपर एक ऐसी भी लाइन होती है और उसके नीचे एक ऐसी भी लाइन होती है, तो उससे क्या होता है, उसकी ये बकलिंग नहीं होती। तो हम चाहते हैं बकलिंग भी ना हो और हमारे ये क्या है, इसमें सग भी ना आए, वो झुके भी नहीं, बेंड भी होना नहीं चाहिए और बकलिंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसी के साथ अगर हम किसी पिलर की बात करें, पिलर मतलब क्या होता है, जो खड़े पिलर या जिसको हम कॉलम बोलते हैं, जो खड़े पिलर्स होते हैं, जो हमारे घर के दीवारों के कॉर्नर में जो खड़ी पिलर्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, कॉलम। आड़े पिलर्स को क्या बोलते हैं, बीम्स। तो अगर हम किसकी बात करें, कॉलम की बात करें, पिलर्स की, तो अगर एक इस टाइप से सिलेंड्रिकल पिलर है तो सिलेंड्रिकल पिलर कम वेट सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसी के बजाय हम इसका जो कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स को अगर इस टाइप से कर दे, कॉर्नर्स को इस टाइप से करेंगे राउंडेड शेप में, इसके कॉर्नर का एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या करेगा, ज़्यादा लोड को सपोर्ट कर सकता है, ये ज़्यादा लोड को सपोर्ट कर सकता है। अब आई बीम में हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो डेप्थ है, डेप्थ भी इंक्रीज हो गई, उसमें बकलिंग भी नहीं होगी। ठीक है। उसमें डेल्टा की वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि हमने इसकी विड्थ, इसकी डेप्थ क्या कर दी है, हमने इंक्रीज कर दी है। पहले सिर्फ इतनी सी डेप्थ थी, सपोज करो पहले सिर्फ इतनी सी डेप्थ थी, अब हमने इसको इस टाइप से बना दिया, तो ये जो डेप्थ है, डेप्थ भी क्या हो गई, इंक्रीज। मतलब उसमें बेंडिंग भी कम आएगी, उसमें बकलिंग भी नहीं आएगी और हमारा मटेरियल भी बच जाएगा। देखो यहाँ पर कोई मटेरियल है क्या, यहाँ पर कोई मटेरियल है क्या, नहीं है, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बेंडिंग भी नहीं होगी और बकलिंग भी नहीं होगी। तो एक तीर से तीन निशाने हो गए, इसी को तो कहते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा है। फिर हमने कहा कि जो पिलर है, पिलर का जो कॉर्नर्स होता है वो राउंडेड शेप में क्यों होता है, वो राउंडेड शेप में इसलिए होता है क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा सीधा पिलर रहेगा तो कम लोड सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा फैला हुआ है एरिया तो ये ज़्यादा लोड को सपोर्ट करेगा। अब इसमें जो लास्ट थिंग है वो ये है कि जो हमारा अर्थ पर जितने भी माउंटेन हैं, किसी भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज़्यादा क्यों नहीं है। ऐसा क्यों है कि अर्थ में कोई माउंटेन ऐसा नहीं है जिसकी हाइट 15 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो, बल्कि मार्स पर तो ऐसे माउंटेन भी है जिसकी हाइट 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो अर्थ पे क्यों नहीं है। तो उसका समझने के लिए हम देख सकते हैं कि सपोज़ करो अगर कोई माउंटेन है, उसका शेप कैसा है, बिल्कुल सिलेंडर के जैसा। कोई माउंटेन है, उसका शेप कैसा है, सिलेंडर के जैसा। माउंटेन बना है किससे, रॉक्स से। माउंटेन किससे बना है, रॉक्स से। तो यहाँ पर ये माउंटेन का जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन पे पूरा इतने सारी रॉक्स क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हमने क्या कहा कि अगर माउंटेन का शेप बिल्कुल कैसा हो, एक सिलेंडर के जैसा, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर तो, या इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना रॉक क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसका वेट हमेशा कैसा रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पर जो वेट अप्लाई हो रहा है वो इतना पूरा रॉक अप्लाई कर रहा है, पूरा रॉक क्या अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, अपना वेट परपेंडिकुलर या वर्टिकली अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स भी यहाँ पर हमारा कौन सा रहेगा, परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ऊपर तो स्ट्रेस कम है क्योंकि ऊपर मटेरियल कम है, नीचे आते आते इतना पूरा मटेरियल फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का पोर्शन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ का पोर्शन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
यहाँ का पोर्शन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो हमारा जो माउंटेन है उसका शेप बिल्कुल सिलेंडर के जैसे ना होते हुए कैसा बन जाता है, पिरामिड के जैसा। माउंटेन का शेप, क्योंकि यहाँ का पोर्शन क्या हुआ, इधर से इधर फैल गया, इधर से इधर फैला, तो उसका शेप बिल्कुल सिलेंडर के जैसे ना होते हुए कैसा हो गया, पिरामिड के जैसा। इसीलिए तो जो हमारे अर्थ पर जितने भी माउंटेन हैं उन सभी का शेप कैसा होता है, पिरामिड के जैसा, क्योंकि ऊपर का जितना भी रॉक है वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से नीचे का जो पोर्शन है वो फ्लो होने लग जाता है, नीचे का पोर्शन फ्लो होके इधर फैल जाता है, इधर फैल जाता है, तो इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, अब ये तो फ्लो हो गया इस टाइप से शेप। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी माउंटेन का हाइट 10 किलोमीटर से ज़्यादा क्यों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि कोई माउंटेन है, उसकी हाइट कितनी है, h। माउंटेन है, उसकी हाइट कितनी है, h। अब h हाइट है, ठीक है। अब माउंटेन का जो इस इलास्टिक लिमिट होती है, माउंटेन की जो इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट या यूँ कहे उसके स्ट्रेस की वैल्यू, कि उस पर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई हो सकता है, तो उसकी वैल्यू होती है 30 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कि वो इतना ही स्ट्रेस झेल सकता है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस झेल नहीं सकता। ये उसकी क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब जो रॉक है, रॉक की जो डेंसिटी होती है, मतलब रो की वैल्यू होती है 3 × 10⁻³ kg/m³। ठीक है, फिर उसके बाद एच तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो रॉक है, रॉक क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। रॉक क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। कैसा फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है। अब रॉक की इलास्टिक लिमिट कितनी होती है, 30 × 10⁷ मीटर/सेकंड। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू होती है ρgh। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ρgh। ये वैल्यू क्यों होती है, ये हम और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास एक बलून है, उसको मैंने रख दिया किसके अंदर, वाटर टैंक के अंदर। वाटर टैंक के अंदर रखा इस बलून को, तो वाटर क्या अप्लाई करेगा, सभी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा। सभी डायरेक्शन से क्या करेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से इस बलून का वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हुआ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो सभी टाइप से वो कंप्रेस होने लगता है। लेकिन अभी अगर यहाँ पर मैं एक मेरे हाथ में बलून लेता हूँ और अगर ऊपर से उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, एक बलून है मेरे पास ये, और अगर मैं यहाँ से इस पर क्या करूँ, फोर्स अप्लाई करूँ, और ये अगर मेरा फ्लोर है, तो क्या होगा, ये बलून कुछ इस टाइप से हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। बलून पर अगर मैं इस टाइप से फोर्स अप्लाई करूँ तो इधर फैल जाएगा। ऊपर से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो वो ऐसा फैल जाएगा। तो ऐसा ही माउंटेन में हो रहा है कि माउंटेन पर हमने क्या किया, हमने मतलब रॉक्स ने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो यहाँ पर फैला, यहाँ पर फैला। वो जो फोर्स है वो इस टाइप का फोर्स है क्या, नहीं। वो प्रेशर है क्या, वो प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो सभी टाइप से इक्वल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर तो कोई फ्री स्पेस है, यहाँ पर तो फ्री स्पेस है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू रहेगी ρgh। लेकिन फोर्स है कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया ही कितना है उसका, स्ट्रेस। तो उसका जो स्ट्रेस है, क्या उसका स्ट्रेस किसके इक्वल रहेगा, ρgh के इक्वल। हमने क्या कहा कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि उस पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, जो रॉक्स ने अप्लाई किया, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है ρgh। और ये वैल्यू क्यों होती है, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस मतलब इस वैल्यू के इक्वल है। लेकिन हमारे पास तो स्ट्रेस की वैल्यू है कि स्ट्रेस कितना अप्लाई हो सकता है उस पर, मैक्सिमम रॉक पर स्ट्रेस कितना अप्लाई हो सकता है, तो 30 × 10⁷। तो इस स्ट्रेस की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, 30 × 10⁷ इज इक्वल टू रो क्या है, डेंसिटी ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स की डेंसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁻30। तो यहाँ मैं लिखूँगा 3 × 10⁻30। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 या अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की स्पेस पर मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एच तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है कि रॉक की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे पता की, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस झेल सकता है और वो मैक्सिमम स्ट्रेस ही किसके इक्वल रहेगा, रो जी एच के इक्वल। तो इतना मैक्सिमम स्ट्रेस वो झेल सकता है। रो की वैल्यू रख दी, जी की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रखी। अब ये तीनों इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना, एच। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ठीक है। फिर इस 10 से ये 10 भी क्या हो गया, कैंसर। ये कितना लिखा है, 10 टू द पावर 7 इंटू ये 10 टू द पावर 3 कहाँ पर है, डिनोमीटर में। अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये 3 है तो ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी इक्वल टू एच। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है। तो पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 10 टू द पावर, वैसे तो एडिशन होना था लेकिन इसकी पावर माइनस में है इसलिए सब्सट्रैक्शन होगा। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर 4। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, मतलब ये वैल्यू आ गई मीटर में। इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ये लिख सकते हैं क्या, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, 1। तो पावर 1 और पावर 3, तो 3 + 1 फिर से कितना आ जाएगा, 4। तो 10 टू द पावर 4 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, 3 मतलब 1 के बाद 30, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 के बाद 30। और ये क्या है, मीटर। और हमें पता है 1000 मीटर ही किसके इक्वल होता है, किलोमीटर के इक्वल। 1000 मीटर ही किसके इक्वल होता है, किलोमीटर के इक्वल। और ये 10 मतलब माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर। के अर्थ पर कोई भी अगर माउंटेन है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, क्योंकि वो मैक्सिमम सिर्फ इतना ही स्ट्रेस झेल सकता है, उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो फैल जाएगा, इसलिए उसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती। कि अगर ये सपोज करो कितना है, 10 कितना है, किलोमीटर। इससे ज़्यादा अगर हम इसके ऊपर और रॉक्स डाल भी दें, इसके ऊपर अगर हम और रॉक्स डाल भी देंगे तो अब वो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और इसकी हाइट फिर से क्या हो जाएगी, कम। कि अगर हम माउंट एवरेस्ट पर जाकर या इस अर्थ पे जो सबसे बड़ा क्या है माउंटेन है उस पर जाकर और अगर मिट्टी डाल दे और रॉक्स अगर हम डाल भी देते हैं और रॉक्स डाल देंगे तो अगर उसकी सपोज करो हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ भी हो गई तो ये माउंटेन उतना स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा। तो ये इधर से फैल जाएगा, इधर से फैल जाएगा, जिसकी वजह से वापस इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऊपर से वापस वो फैल के नीचे आ जाएगा। इसलिए अर्थ पर कोई भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें ये भी पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 8.858 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट भी, जो हमारा अर्थ का सबसे हाईएस्ट, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है अर्थ पर माउंटेन की, उसकी हाइट भी कितनी होती है, 8.858 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट इतनी है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो इतनी ही हाइट है। तो इसलिए हमें पता है, क्यों, क्योंकि अर्थ पर कोई भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देख लो, अर्थ का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है उसकी हाइट भी सिर्फ कितनी है, 8.858 किलोमीटर ही है। इससे ज़्यादा कोई हाइट का माउंटेन, इससे ज़्यादा कोई हाइट का माउंटेन अर्थ पर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम उस पर और रॉक्स डाल भी देंगे तो वो इतना स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा और वो क्या लगेगा, फ्लो होने लगेगा, फैल जाएगा। तो उसकी हाइट वापस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।